चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा। मेरे से कई लोगों ने कहा कि सर आप आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से लिखा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो 2010 में यूपीएससी में पूछा गया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और मैंने 2 पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। हालांकि ये मेरा ऑप्शनल नहीं है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। उस पर आपको देखिए ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था, ये लिखने को आया था 250 वर्ड में, ठीक 250 वर्ड में, और 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखते हैं तो आपको कम से कम इसको 8 से 10 मिनट ही देना चाहिए, क्योंकि आपको कुल मिला के 20 क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड्स के भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन 500 वर्ड्स के भी रहते हैं। तो आपको क्या नाम है, इसमें ही पूरा समय नहीं देना। 15 नंबर के चक्कर में पता चला 20 नंबर वाला जो आपका लिखने वाला है वो छूट जाए, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान क्या देना है कि क्या नाम है, हमें इसे किसी भी हाल में 8 से 9 मिनट में ही खत्म करना है। क्या करना है, 8 से 9 मिनट में ही खत्म करना है। क्वेश्चन पूछा क्या है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को समझिए पहले। अब कई लोग तो सुन रहे होंगे कि भैया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। ये किसका क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहली बात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है आरबीआई के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। एक क्या नाम है, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक एक्ट आया था जो 1934 के एक्ट के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी? आरबीआई की। पूछेगा कि मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। और ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है भारत सरकार की। जो आरबीआई है, जो भारत सरकार का बैंक है, भारत सरकार के बैंक द्वारा एक मौद्रिक नीति निकाली जाती है। उस मौद्रिक नीति के ही टूल्स हैं ये। और ये जो टूल्स हैं आरबीआई के, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टूल्स हैं आरबीआई के, इसके अंतर्गत ही आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। और उसी के अंतर्गत ये भी है, आपका आता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि मौद्रिक नीति का निर्धारण, यानी कि आप मौद्रिक नीति छोड़ के आप क्या लिखेंगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे 2-4 लाइन का कि आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अब जैसे मान लीजिए एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। ऊपर मान लीजिए, ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, नीचे ऊपर क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं क्या लिखूंगा कि आरबीआई की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और ये भारत सरकार का बैंक है। बस इंट्रोडक्शन में इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद कहाँ आएंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप, ठीक। इंट्रोडक्शन में फिर से बताता हूँ आपको क्या लिखना है। पहले आप क्या लिखेंगे कि आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। यह भारत सरकार का एक ऐसा टूल्स है जो महंगाई को कंट्रोल करने में भारत सरकार की हेल्प करता है। यह आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इतना लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे आप, नीचे आएंगे क्या कि अब हम आपको बताने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में और रेपो रेट के बारे में, ठीक। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ये भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है।
40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। तो धौलावीरा के बारे में 5 चीज़ पढ़ लीजिएगा। कच्छ के रण के पास स्थित है, ये भारत में पाया जाता है और यहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं मिले हैं। दुर्ग यानी कि कोई भी किला नहीं मिला है। यहाँ पे जो लोग रहते थे 3 भागों में बटे हुए लोग रहते थे। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक। बीच बीच में नॉलेज आपको मिलती रहेगी, ठीक। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में पहले हम लोग मेन बॉडी लिखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं अच्छे से। देखिए होता क्या है कि क्या नाम है, रेपो रेट, जैसे ये रेपो रेट देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये क्या होता है? 15 दिन से कम अवधि के लिए आरबीआई से जो हम लोग लोन प्राप्त करते हैं उसी को क्या करते हैं? रेपो रेट करते हैं। हम लोग नीचे लिखेंगे क्या? कम समय अवधि के लिए रिवर्स रेपो रेट के जरिए जो आरबीआई से हम लोग लोन प्राप्त करते हैं उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यह जो लोन होता है 15 दिन से कम अवधि के लिए लिया जाता है और इसका जो अमाउंट होता है 1 करोड़ के अंतर्गत होता है। अगर बढ़ा दिया हो तो करंट अपडेट कर लीजिएगा, ये हमेशा बदलता रहता है, ठीक। बढ़ा दिया हो तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। पहले क्या लिखेंगे कि रेपो रेट जो होता है आरबीआई के द्वारा दिया गया शॉर्ट टर्म लोन होता है। क्या होता है? कम अवधि के लिए दिया गया एक लोन होता है। आरबीआई के द्वारा कम अवधि के लिए दिया गया यह एक लोन होता है जिसमें हमें 15 दिन के कम अवधि के अंतर्गत आरबीआई को क्या करना होता है? इस लोन का भुगतान करना पड़ता है। इस पे जो ब्याज दर है वो आरबीआई निर्धारण करती है। इसका ब्याज दर कौन निर्धारण करता है? आरबीआई निर्धारण करती है, भारत सरकार नहीं करती है। इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करती है। ये 5% हो सकता है, ठीक। ये 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, मैटर नहीं करता। अगर हमें 1,00,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कोई हमें तुरंत दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी दे रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए 1,000 करोड़ हम आरबीआई से लेते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है अगर हम 10% पे ले रहे हैं तो उसको 15% पे तो देंगे ही देंगे, तो 5% का लाभ तो हमें होगा ही होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसका निर्धारण इसकी ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई अपने अनुसार करती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ले ले, हो सकता है बहुत कम ले ले, वो आरबीआई अपनी इच्छा से करती है। उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। इतना चीज़ आप लिख लेंगे मेन बॉडी में। फिर उसके बाद कंक्लूजन में फिर उसके बाद आप रिवर्स रेपो रेट के बारे में लिखेंगे। रिवर्स रेपो रेट में देखिए मालूम है रिवर्स रेपो रेट की मालूम है होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट को सबसे पहले समझिए कि जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बैंकों में भी क्या हो गया, जिसके लोगों के पास पैसा आ गया, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा खर्च करने के बाद क्या कर रहे हैं, वही पैसा बैंकों में ले जाके जमा कर रहे हैं, बैंकों में ले जाके जमा कर रहे हैं, बैंकों में ले जाके जमा कर रहे हैं। और पता चला कि भारत सरकार के पास इस समय 12 क्या है सार्वजनिक बैंकों की संख्या बची हुई है। इस समय भारत सरकार के पास 12 सार्वजनिक बैंकों की संख्या बची हुई है और बैंकों में पैसा इतना ज़्यादा आ जाए। अब देखिए बैंक जो होता है ना, एक तो क्या नाम है एनपीए में परेशान रहता है, एक होता है बैड डेब्ट में परेशान रहता है, दोनों एक ही है। एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अगर आपका 3 महीने उसमें कुछ अवधि होती है कि कुछ अवधि के पश्चात आपका जो बैंक लोन, अगर हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, ठीक, मान लीजिए सीधा सिंपल एग्जांपल से हम अगर बैंक से लोन लिए हैं और उसके किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, ठीक, समय पे नहीं भर रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद वो हमारे जो पैसे को है एनपीए में डाल देगी और कुछ और समय बीतेगा उसके बाद उसको बैड डेब्ट में डाल देगी कि भैया ये पैसा अब कभी नहीं मिलने वाला है, ये इनको भूल जाओ। इसीलिए बैंकें भी अब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो किसी को लोन देने से डरती हैं। अब हम क्या करेंगे, बैंकों के पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी अब किसी को लोन देने से डरती हैं। तो उनका माई बाप कौन रहता है, बैंकों का बैंक कौन रहता है, आरबीआई रहता है। अब वो क्या कहेंगे बैंक के पास, जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक, ये बैंक है और ये हम है, ये है हमारा पंजाब बैंक है, पीबी बैंक है मान लीजिए, ठीक, आरबी बैंक है। अब ये आरबी बैंक क्या कहेगा कि भैया आरबीआई के पास जाएगा, कहेगा भैया मेरा 1,000 करोड़ रख लीजिए और हमें कुछ बदले में ब्याज दे दीजिएगा। क्या कहेगा, भैया मेरा 1,000 करोड़ रख लीजिए, हमें बदले में आप 2% दे दीजिएगा, 3% दे दीजिएगा, 4% दे दीजिएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास रहेगा तो पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये लोग जबरदस्ती ले जाके पास कैसा क्या करते हैं कि आरबीआई के पास पैसा रखते हैं। आप आंसर राइटिंग में ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंकों के पास लोन नहीं जाते हैं, ये आप लिख मत दीजिएगा, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक, उसको जितना पैसा चाहिए वो तुरंत छाप लेगा। आप क्या लिखेंगे,
बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के बाद, बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण, बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण, बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण जब बैंकें आरबीआई के पास अपना पैसा रखने जाती हैं, उसके बदले में आरबीआई जो हमें लोन जो उसके बदले में जो आरबीआई हमें ब्याज चुकाती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फिर से सुनिए, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंकों के पास जमा राशि अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, जब किसी भी बैंक के पास जमा राशि अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, तब वो बैंकें आरबीआई के पास जाती हैं और अपने पैसे को रखती हैं, बदले में आरबीआई से कहते हैं हमें इस पे आप कुछ ब्याज दे दीजिएगा, इसी को वो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या? रेपो रेट बता दिया, रिवर्स रेपो रेट बता दिया। अब होता क्या है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इसमें क्या बोला है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे पता है? आप आलोचना थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि इसकी आलोचना कीजिए, इसकी आलोचना कीजिए। अब थोड़ा और टफ बन गया क्वेश्चन, ठीक। अब इसकी आलोचना आप क्या करेंगे? इसकी आलोचना में आप क्या करेंगे कि एक तो होता क्या है, हम बैंकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी देते हैं, हम लोग सेविंग अकाउंट पे ब्याज भी देते हैं, भले करेंट अकाउंट पे ब्याज नहीं देते, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज देना पड़ता है, करेंट और सेविंग अकाउंट पे ब्याज देना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, बैंकों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। कुछ पैसा इनका एनपीए में चला जाता है, कुछ बैड डेब्ट में चला जाता है, कुछ जो है किसानों के द्वारा चुकाया नहीं जाता है, इससे बैंकों का काफ़ी नुकसान होता है। और ऊपर से आरबीआई हमसे पैसा लेती है 2000-3000 करोड़ और हमें क्या करती है, उसके बदले में 2% का ब्याज दर देती है। तो ये आरबीआई की बहुत बड़ी गलती है। इस पे भारत सरकार को कुछ कानून बना के, इसकी ब्याज दर को बढ़ाना चाहिए और हमारी जो एनपीए की समस्या होती है, बैड डेब्ट की समस्या होती है, किसानों के द्वारा ना चुकाए जाने वाले ऋण की समस्या होती है, उसका निर्धारण करना चाहिए। इसको लिखते हुए अपनी जो आपको आंसर राइटिंग को फिनिश करना है। लिखना कितनी देर में? 8 से 10 मिनट, क्योंकि इसके अलावा भी 250 के अलावा भी 500 वर्ड के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, भूलिएगा मत, क्योंकि 15 नंबर से ज़्यादा 25 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें हम लोगों ने इतना लिख लिया, अगर ये हमें 15 में से 7 भी दे देना तो खुश हो जाइए। टॉपर्स को 7 नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा, टॉपर्स को 7 नंबर मिलते हैं। 6 भी मिल जाए तब भी खुश हो जाइए, 5 मिले ना तब भी हाथ जोड़ के आगे निकल लीजिए, क्योंकि टॉपर्स के नंबर 7 होते हैं, याद रखिए। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। जब आपकी मेंस की आंसर राइटिंग चेक होती है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रोल नंबर के द्वारा आप अपने नंबरों को चेक कर सकते हैं कि किस नंबर में कितना सब्जेक्ट मिला है। लेकिन आप ये कभी नहीं पता कर सकते हैं कि आपको 7 मिला है कि 6 नंबर मिला है। बस इतना पता कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में मेरा 300 में से 150 आया। ये हमें कौन बताता है? जो हमारे टीचर्स होते हैं, जिनसे हम लोग कॉपी चेक कराते हैं, अनअकैडमी पे हो गए, जैसे कि अभ्युदय योजना के तहत मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे टीचर्स हमें चेक करते हैं, और कुछ टीचर्स मेरे परिचय में वो भी हमें लिख के देते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमें इतना मिल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। तो इतनी चीज़ों को लिखते हुए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। बोरियत लग रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं शॉर्ट में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसकी आलोचना कीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2010 उठा के देख लीजिए। मेंस में इकोनॉमिक्स में जीएस पेपर 3 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर भी आप देख लीजिए, कहीं से मिला लीजिए, कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक। आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों के बैंक के नाम से भी जाना जाता है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतना लिख लिए, ठीक, बस खुश हो जाइए। उसके बाद क्या करिए, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पे शॉर्ट टर्म अवधि के लिए आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है, ठीक। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण
बैंकों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण जब बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास रखने जाती हैं, बोलती हैं बदले में कि माई बाप हमें इसके बदले में कुछ थोड़ा सा इस पे ब्याज दे दीजिएगा, उसे ही रिवर्स रेपो रेट करते हैं। तो आप माई बाप मत लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा जिस हम लोगों के पास अत्यधिक जमा राशि होने के कारण जब हम अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, उसके बदले में आरबीआई हमें उस पर कुछ ब्याज देती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट करते हैं। माई बाप मत लिख दीजिएगा, लिख भी देंगे तो एग्जामिनर हंसेगा, काट के कॉपी रख देगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या है, इसकी आलोचना कीजिए, आलोचना कर दीजिए कि बैड डेब्ट जो होता है, बैंकों का पैसा वैसे ही डूबता रहता है, एनपीए से डूबता रहता है, किसानों का ऋण चुकाने के चक्कर में बैंकों का पैसा डूब जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, बैंकों को फिक्स जमा राशि जनता को चुकानी होती है। जब बैंकों में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंकें हमें चेक के द्वारा क्या नाम है, एटीएम के द्वारा, या क्या नाम है, कैश के द्वारा या ब्याज के द्वारा हमारे पैसे को हमें रिटर्न करती हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उस पर ब्याज भी देती हैं, सेविंग अकाउंट है तो उस पर ब्याज भी देती हैं। इसी कारण क्या होता है, बैंकों को अत्यधिक लाभ नहीं हो पाता है। इससे ही क्या हो रही है, अब ये एग्जाम्पल ये भी लिख दीजिएगा, इसी कारण सार्वजनिक बैंकों की संख्या कम होती जा रही है, सबका विलय किया जा रहा है। बस खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स करिए, मैं आगे भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लिखा जाता है, इसी तरीके से मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओलंपिक का जितना भी गोल्ड मेडल आए आपस में मिलकर बांट लें। धन्यवाद।